नितिन, घर तो बहुत सुंदर है, मगर ये घर तो शहर के बाहर है। पूजा, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे शहर की भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ देखो कितनी शांति है, और फिर रवि तो पूरे वक्त यहीं रहेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए या मार्केट जाना हो तो तुम्हें ये ले जाएगा। बोलते हुए वो पूरा घर घूमने लगती है। किचन के पीछे जाकर देखती है तो बहुत सारी खाली जगह थी। बड़ी बड़ी सूखी झाड़ियाँ और सूखे हुए पेड़ थे। इस जगह को देख लिया तुमने? मैंने सोचा है यहाँ पर हम छोटा सा किचन गार्डन लगाएंगे। मैंने माली को भी बुला लिया है, कल तुम उसे सब अच्छी तरह से समझा देना। इस जगह को यूटिलाइज करने का अच्छा आइडिया है। कहते हुए पूजा बाकी घर को देखने के लिए पलटी तो उस वक्त तेज हवा का झोंका आके उससे टकराया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई परछाई नजर नहीं आई। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ? अभी एक पल पहले ऐसा लगा कि जैसे कोई वहाँ पीछे खड़ा है। उसकी बात सुनकर नितिन हंसने लगा। लगता है तुमने कोई हॉरर पॉडकास्ट सुना है, इसलिए अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ओह कम ऑन, आओ तुम्हें बाकी का घर दिखाता हूँ। अगले दिन माली से उस बगीचे की सफाई माली से करवाने के बाद वो पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा रही थी। तभी माली एक गड्ढा खोदते खोदते चीख पड़ा और उस जगह से दूर हट गया। क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो तुम? पूजा की बात सुनकर उस माली ने गड्ढे की ओर इशारा किया। पूजा ने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो वहाँ एक मटकी काले कपड़े से बंधी हुई थी। ये क्या है? बोलते हुए वो उस मटकी को गड्ढे से निकालने के लिए झुकी ही थी कि माली चीखा, मैडम जी रुक जाइए। हमारे यहाँ कहते हैं कि जमीन में यदि काले कपड़े से बंधी हुई कोई मटकी हो तो उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी काली क्रिया को अंजाम देकर दफनाई जाती है। ये तो इतनी पुरानी मटकी दिख रही है। हो सकता है सफेद कपड़े से बंधी हो और धूल मिट्टी के कारण कपड़ा काला हो गया हो। आओ तुम आकर निकाल लो, वरना ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई रुपए धन दौलत हो जो मुझे मिल जाए। कहते हुए पूजा जोरों से हंसने लगी। फिर उसने वो मटकी बाहर निकाल दी। जैसे ही पूजा ने उस मटकी को निकाला, तेज हवा चलने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। अरे ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? चलो अच्छा है, बारिश हो जाएगी तो कल पौधों को लगाने के लिए बाकी के गड्ढे आराम से खुद जाएंगे। बारिश होने की वजह से पूजा भागकर घर के भीतर आ गई। वो मटकी अभी भी वहीं रखी हुई थी। जैसे बारिश की बूंदें उस मटकी पर गिर रही थी, वो मटकी खुद ब खुद हिलने लगी थी। नितिन ऑफिस से लौट कर आया तो पूजा उस मटकी के बारे में भूल चुकी थी। कैसा रहा आज का दिन? घर सेट करते करते बहुत थक गई, इसीलिए आज खाना भी बाहर से ऑर्डर किया है। हाँ, थकान तो मुझे भी बहुत हो गई है। पहले दिन ऑफिस में बहुत वर्कलोड था। खाना खाने के बाद जब देर रात पूजा और नितिन अपने कमरे में सो रहे थे, पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक के साथ केवल झुंगरों की ही आवाज आ रही थी। अचानक ही किचन के पीछे का दरवाजा खुला और एक साया घर के भीतर दाखिल हुआ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, पीछे पीछे उस जमीन में आग लग रही थी। वो साया धीरे धीरे पूजा के कमरे तक पहुंच गया। वो साया धीरे से पूजा के कान में आकर बोला, तुम्हारे हाथों मुझे मुक्ति मिली, धन्यवाद। अपने कानों में अजीब सी भरी आवाज की फुसफुसाहट को सुनकर पूजा की आंखें खुल गई। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे आवाज दे रहा हो। वो उस आवाज को सुन सम्मोहित होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर में अंधेरा था। जैसे जैसे वो उस आवाज की ओर आगे बढ़ रही थी, वो आवाज उससे दूर होती जा रही थी। कुछ पलों के बाद वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब नितिन ने सुबह उस पर पानी के छींटे डालकर जगाया तो वो हैरान थी कि कमरे से निकलकर वो हॉल में कैसे आ गई। मैं वही तो पूछना चाह रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और बेहोश क्यों हो गई? मैं जब उठा तो तुम बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा मेरे लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए नीचे आई होगी। नहाकर मैं नीचे आया तो तुम यहाँ पर बेहोश थी।
काफी देर तक सोचने के बावजूद भी पूजा को कल रात की कुछ भी बात याद नहीं आई। लगता है तुम कल कुछ ज्यादा ही थक गई हो। आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं लंच ऑफिस की कैंटीन में ही करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगा। कहते हुए नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। पूजा सोच रही थी कि कल रात क्या हुआ। तभी वो अपनी चाय बनाने के लिए किचन में गई तो पूरे घर में राख राख हो रही थी। किचन का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने ये दरवाजा बंद किया था। फिर ये दरवाजा खुला कैसे और पूरे घर में ये राख कहां से आ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा दिन बिना किसी हादसे के गुजर जाता है। अगली रात फिर पूजा को नींद में ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। वो उस आवाज के सम्मोहन में बंधी रात को फिर घर से बाहर निकल गई। बगीचे के जमीन के रखरखाव के लिए रखे गए औजारों से वो खुद को घायल कर लेती है। उसकी दर्द भरी चीख सुन नितिन तुरंत बगीचे में पहुंचता है और उसकी खराब हालत को देख तुरंत अस्पताल ले जाता है। इन्हें तो तेज बुखार है। लगता है इनका बुखार दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए इन्होंने खुद को हर्ट कर लिया है। पूजा को ड्रेसिंग करवा के नितिन उसे घर लेकर आ गया। अब वो घर जो कुछ देर पहले तक उसे बहुत पसंद आ रहा था, अचानक से भयानक नजर आने लगा। पूरे घर में कालीक फैली हुई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो तुरंत पानी पीने के लिए किचन में गया। तो जैसे ही उसने फ्रिज खोला तो उसमें पूजा बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक मरी हुई बिल्ली थी जिसे वो चबा रही थी। डरकर नितिन ने तुरंत फ्रिज बंद कर दिया और जैसे ही उसने फ्रिज बंद किया पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी चीख निकल गई। तुम तो फ्रिज में थी ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं फ्रिज में थी? मैं तो अभी तुम्हारे साथ डॉक्टर के यहाँ आई हूँ। पता नहीं कैसे मुझे इतनी सारी चोट लग गई। बहुत तकलीफ हो रही है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लेकर आता हूँ। कहते हुए वो पूजा को कमरे में भेज देता है और खुद कुछ देर बाद हल्दी दूध लेकर जब कमरे में पहुंचता है तो पूजा कमरे में नहीं थी। वो पूजा को ढूंढने लगा तो पूजा छत की दीवार से चिपकी हुई थी। मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कहते हुए एक साया उसके शरीर से बाहर निकला तो पूजा जमीन पर गिर गई। अगले दिन नितिन पास के ही एक मंदिर गया और पंडित जी को सारी बात बता दी। इस विषय में मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, मगर मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि रुको, ये ताबीज पहन लो और ये देवी माँ का आस्का है। इसे ले जाकर अपने घर के आसपास डाल देना। और हाँ, ये माता जी का सिंदूर और मंगलसूत्र है। अपनी पत्नी को अपने हाथों से धारण करवा देना और वो प्रेत उसे छोड़कर चला जाएगा। पंडित जी के कहे अनुसार नितिन ने अपने घर के आसपास वो आस्का डाल दी। वो जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुआ पूजा तेजी से हंसने लगी। अपने घर के आसपास राख बिखेर के आ गए? उससे कुछ नहीं होगा। ये मेरी है। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जाना ही होगा। पूजा मेरी थी और मेरी ही रहेगी। कहते हुए उसने अपनी जेब से सिंदूर निकालकर उसकी मांग भर दी। जैसे ही उसने पूजा की मांग भरी, पूजा बहुत ही भयानक नजर आने लगी। वो नितिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी तो नितिन ने पूजा के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनाते ही एक काला साया पूजा के शरीर से बाहर आ गया। तभी पंडित जी भी किसी सिद्ध पुरुष को लेकर वहां पहुंच गए। नितिन, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हरिद्वार से गुरुजी शायद तुम्हारी मदद के लिए ही आए हैं। मुझे सब पता चला। तुम्हारी पत्नी ने कंकाल सूत्र को छेड़ दिया था। कंकाल सूत्र? हाँ, कंकाल सूत्र। तुमने जो मटका खोला था उसमें किसी ने अपनी सिद्धि का गलत उपयोग करके इस घर में रहने वालों पर काले जादू की एक विधा कंकाल सूत्र का प्रयोग किया होगा। शायद उसी के प्रभाव से वो लोग बर्बाद हो गए और इस घर को छोड़कर चले गए। मगर पूजा ने गलती से उस कंकाल सूत्र को छेड़ दिया और उसका विपरीत असर उसके ऊपर हुआ। इसका कोई इलाज है? मैं पूजा के जरिए उसे वापस उसी मटके में कैद कर दूंगा और इस घर के पिछवाड़े में ही दफन कर दूंगा।
अगर तुम लोगों को यह घर छोड़कर जाना होगा, मैं पूजा की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नितिन के कहने पर गुरुजी ने पूजा के जरिए उस कंकाल सूत्र को वापस मटकी के अंदर कैद किया और उसे उसी जगह पर दफना दिया। पूजा और नितिन भी वो घर छोड़कर चले गए थे। बहुत दिनों तक वो घर वीरान रहा और उसके बाद वहां पर रहने के लिए रौनक और रुचि आए। ये घर बहुत ही सुंदर है। किचन की पीछे की जगह मैं किचन गार्डन के लिए यूज करूंगी। वो मटकी रुचि की बात सुन के जमीन के भीतर ही हिलने लगी।